तो 1857 के जो इवेंट्स हैं वो हम शुरू करेंगे कि जो कोर्स ऑफ इवेंट था वो क्या था। कॉजेज़ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं लास्ट ऑडियो में, तो इवेंट्स डिस्कस करेंगे किस तरह से इवेंट्स हुए। तो बेसिकली मंगल पांडे ने जो रिवोल्ट किया था बैरकपुर में, एडजुटेंट को शूट कर दिया तो मंगल पांडे को एक्सिक्यूट कर दिया गया। लेकिन ये जो खबर थी ये बहुत तेज़ी से फैल गई सब जगह, और जो ये खबर फैली, इस खबर का रिएक्शन सैनिकों में बहुत ज़्यादा हुआ। और जो खबर का रिएक्शन हुआ तो सबसे पहले रिएक्शन जो मेरठ में देखा गया, वहाँ पर ढेर सारे सैनिकों ने मना कर दिया कि वो जो ग्रीस लगे कारतूस है उनका इस्तेमाल नहीं करेंगे। 90 सैनिकों ने मना कर दिया, उनको तुरंत जेल कर दिया गया, रिग्रेस जेल कर दिया गया। जब उनको जेल कर दिया गया तो पूरा जो कैंट है उसमें एक तरह का माहौल गर्म हो गया, और उन्होंने जेल को तोड़कर सैनिकों को फ्री करा लिया, और वहाँ पर कोई भी अंग्रेज उनको रोकने की स्थिति में नहीं था। तो ये पूरी आर्मी रिवोल्ट तैयार हो गया, और ये सब के सब दिल्ली की तरफ मार्च कर दिए। जब दिल्ली की तरफ चले तो दिल्ली में बहादुर शाह वॉज इन अपोजिशन। वो किसी तरह से रिवोल्ट को जो फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस है उसको लीडरशिप देने की कंडीशन में नहीं थे, लेकिन सैनिकों का और पब्लिक का ऐसा प्रेशर था कि बहादुर शाह जफर ने लीडरशिप अडॉप्ट करी, और दिल्ली में पब्लिक ने भी, सैनिकों ने भी रिवोल्ट किया। फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस की शुरुआत हो गई। तो ये शुरुआत हुई है सैनिकों से, लेकिन इसमें पार्टिसिपेशन मासेस का हुआ है। तो इसके बाद दिल्ली में इवेंट हुए, और दिल्ली में पूरी दिल्ली अंग्रेज़ों से खाली करा ली गई, और अंग्रेज़ों से खाली कराने के बाद मुग़ल एम्परर को ये कमान सौंपी गई, जनरल बख्त खां को इसका हेड बनाया गया। और इसके बाद जब ये दिल्ली हाथ से निकल गई तो जॉन निकल्सन को भेजा गया, और जॉन निकल्सन ने बहुत लंबे समय के बाद दिल्ली को दोबारा वो कैप्चर कर पाए। ये वो समय है जब अंग्रेज़ क्रीमिया वॉर में हार चुके हैं, और पूरे इंडिया में छुटपुट इस तरह से घटनाएं हो रही हैं हर जगह। और अब आप देखिए ये वहाँ हो रही हैं जहाँ पर अंग्रेज़ों की पॉलिसी इसके पहले गलत पकड़ी थी, जैसे डिसरिस्पेक्ट शोन टू बहादुर शाह जफर, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। डिसरिस्पेक्ट जो शो करी गई थी उसने पब्लिक के सेंटिमेंट को बहुत ख़राब कर दिया। तो बहादुर शाह जफर ने इस चीज़ को एक्सप्लॉइट किया, और वो इसमें शामिल हो गए इस फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस में। इसके अलावा लखनऊ में जैसा डिस्कस हुआ है कि अवध में ताल्लुकेदारों की ज़मीन ले ली गई, और 1856 में अवध को कॉन्कर कर लिया गया। ये कहा गया कि आप रूल नहीं कर पा रहे हैं। अब जब नवाब वाजिद अली शाह अवध को रूल नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर एक साल अवध की पब्लिक ने अंग्रेज़ों का रूल भी देखा, और अंग्रेज़ों का रूल ऐसा था जिसमें टैक्सेशन डबल हो गया। अब टैक्सेशन डबल हो गया तो सीधी सी बात है कि वो चीज़ समझ नहीं आई पब्लिक को। इसीलिए जो सैनिक थे, जो सोल्जर्स थे, जिनकी ज़मीनें कैप्चर हुई थी, वो ताल्लुकेदार थे, जो पब्लिक थी, सब के सब अवध में। और बेसिकली 1857 का जो रिवोल्ट है उसमें सबसे ज़्यादा मास पार्टिसिपेशन अगर कहीं से हुआ है तो अवध से हुआ है। घर घर से तलवारें मिली हैं, घर घर से हथियार मिले हैं, घरों में बनाए गए, लाखों की संख्या में मिले हैं। ऐसा कहना कि ये रिवोल्ट केवल सोल्जर्स का था, गलत है। इसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन था। ये बात अलग है कि जो इंग्लिश पढ़े हुए लोग थे उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन जो इंडिया की बेसिक पब्लिक थी, जो इंग्लिश एजुकेटेड नहीं थी, उसने इसमें मास पार्टिसिपेशन किया। तो ये अवध में ऐसी सिचुएशन थी, और बेगम हजरत महल ने अवध में इसको लीड किया। कानपुर में नाना साहब, जिनकी पेंशन बंद कर दी गई थी, उन्होंने इसको लीड किया। और इस तरह से ये रिवोल्ट जहाँ जहाँ पर भी लीडर्स थे, जो ऐसे लीडर्स जो अपनी सिचुएशन से अनसेटिस्फाइड थे, उन्होंने इस रिवोल्ट को लीड किया। मौलवी अहमदुल्ला बिहार में एक फेमस नाम है, इन्होंने रिवोल्ट को फैज़ाबाद में लीड किया। तो इस तरह से झांसी का तो बहुत फेमस रिवोल्ट है, झांसी रानी का। और आनंद राव इनका जो बेटा था, उसको जिनको उन्होंने अडॉप्ट किया था, उसको अंग्रेज़ों ने जो नेचुरल हायर अडॉप्ट मानने से इनकार कर दिया, और ये कहा कि झांसी जो है वो नेचुरल हायर इनके आनंद राव को नहीं दी जाएगी। वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लगाया गया उसके ऊपर। तो झांसी का रिवोल्ट बहुत स्ट्रांग था, और ह्यूज रोज बाद में इसको दबा पाए। और ऐसा कमेंट भी है ह्यूज रोज का कि वो बहुत पुरुषों की तरह लगी रानी झांसी। तो रानी झांसी केवल झांसी में नहीं, बाद में तात्या टोपे के साथ मिलकर के इन्होंने बहुत लंबे समय तक रिवोल्ट को जारी रखा। बात यह है कि ऐसे रियासतों में कई जगह पर विद्रोह हुए, मास पार्टिसिपेशन भी हुआ, बड़े लेवल पर मैसेकर भी हुए, अंग्रेज भी मारे गए, भारतीय भी मारे गए, लेकिन ऐसी जानकारी नहीं मिलती हमको कि ये कोई प्लान्ड रिवोल्ट था। तो इसको एक साल के अंदर, जून 1858 तक, अंग्रेज़ पूरी तरह सप्रेस कर पाने में सक्सेसफुल रहे। अब हमारे कोर्स में एक तो रीज़न ऑफ द वॉर है, रीज़न ऑफ द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस है, दूसरा इवेंट्स ऑफ द वॉर है, और तीसरा कॉन्सिक्वेंस ऑफ द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, इसके रिजल्ट क्या हुए। तो इसके रिजल्ट जो थे वो बहुत सीरियस थे। पहला रिजल्ट ये था कि इंडिया में एंड ऑफ द कंपनी रूल हो गया, यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी बैटल ऑफ प्लासी के बाद से इंडिया को रूल कर रही थी, उसके रूल का एंड हो गया। अभी तक
इंडिया के रूल के लिए जो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट थी, जो रिस्पॉन्सिबल था, वो ईस्ट इंडिया कंपनी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे। इंडिया में क्या हो रहा है इसके लिए ना तो ब्रिटिश पार्लियामेंट रिस्पॉन्सिबल थी, ना ही वहाँ की क्वीन रिस्पॉन्सिबल थी। पहली बार ये कहा गया कि इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एम्पायर है वो अब हैंडओवर हो रहा है ब्रिटिश पार्लियामेंट को, यानी अब ब्रिटिश पार्लियामेंट और ब्रिटिश क्वीन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। हालांकि क्वीन ने अभी एम्प्रेस का टाइटल नहीं लिया है, क्वीन अभी इंडिया की एम्प्रेस नहीं है, वो रिस्पॉन्सिबल डायरेक्टली नहीं है, केवल ब्रिटिश पार्लियामेंट कह रही है कि हम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। और वहाँ पर एक कैबिनेट मिनिस्टर्स के लिए अपॉइंट किया गया, जो इंडिया हाउस बनाया गया, तो वो जो कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया, अब जो ब्रिटेन की गवर्नमेंट है वो इसके लिए जवाबदेह होगी। एक 15 मेंबर की काउंसिल बनाई गई इंडिया हाउस में। ये सब मामले, भारत मंत्री उसको बोलते थे, तो ये सब मामले डिस्कस होते थे कि इंडिया में गवर्नमेंट किस तरह से चलाई जाए, और ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल है उसको ख़त्म कर दिया गया। तो पहला कॉन्सिक्वेंस तो ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का यही है कि इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल ख़त्म कर दिया गया। ये बेसिक बात है। इसके अलावा कुछ फॉर्मेलिटी वाली चीज़ें हैं, जैसे वही लॉर्ड कैनिंग पहले गवर्नर जनरल थे, वही लॉर्ड कैनिंग बाद में वायसराय बनकर आ गए, तो उनका डिजिग्नेशन बदल गया, यानी जो पहले गवर्नर जनरल होता था अब उसी को वायसराय कहा जाने लगा, यानी वायसराय मतलब रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। तो वायसराय जो है वो ब्रिटिश एम्पायर का रिप्रेजेंटेटिव है। दूसरी बात, जो सिविल सर्विस में अपॉइंटमेंट्स होने हैं वो अब ओपन कंपटीशन के थ्रू होंगे। वो ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टर्स अब उनको अपॉइंट नहीं कर सकते। अभी तक क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टर्स जो होते थे वो सिविल सर्वेंट्स को अपॉइंट करते थे, लेकिन अब क्या होने लगा कि अब ओपन कंपटीशन होगा और ओपन कंपटीशन के थ्रू सिविल सर्वेंट्स को अपॉइंट किया जाएगा। तो अब पहली बार ये कंडीशन क्रिएट हुई है कि इंडियंस भी ओपन कंपटीशन में पार्टिसिपेट करके सिविल सर्विसेज में पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। लेकिन उसमें भी इतनी टफ कंडीशंस थी कि 21 की एज तक सिविल सर्विसेज क्वालिफाई करना पड़ता था, और वो इंग्लैंड में जाकर एग्जाम होता था। तो 21 की एज के पहले इंग्लैंड में एग्जाम जाकर देकर आ जाना, पास कर लेना एक डिफिकल्ट बात थी, और जाने में जहाज़ से, पानी के जहाज़ से 1 साल लगता था। तो आप समझ लीजिए 16 साल तैयारी शुरू होती थी, तब कोई पास कर सकता था उस एग्ज़ाम को। तो जानबूझ करके ऐसा बनाया गया कि इंडियन सिविल सर्विस के एग्ज़ाम को कोई पास नहीं कर पाए। तो ये सिचुएशन क्रिएट करी गई कि कोई भी इंडियन सिविल सर्विस में ना आ पाए, लेकिन ये दिखाने के लिए कि ओपन कॉम्पिटिशन एग्जाम हो रहा है, ये किया गया। इसके अलावा क्वीन विक्टोरिया ने पहली बार भारत के लिए प्रोक्लेमेशन किया। अभी वो एम्प्रेस नहीं बनी है, वो तो बनेंगे 1877 में, वो बाद में बनेंगे। अभी उन्होंने प्रोक्लेमेशन किया कि वो इंडिया के वेलफेयर के लिए काम करेंगी, इंडिया में इंडस्ट्रीज़ के डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया जाएगा, इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज़ के डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया जाएगा, इंडिया के सोशल कस्टम्स में इंटरफेयर नहीं किया जाएगा, इंडिया में किसी भी राज्य, किसी भी स्टेट को एनेक्स नहीं किया जाएगा, और इंडिया में जितने स्टेट जैसी जो स्टेटस क्यो है, जैसी जो कंडीशन है वैसी बनी रहेगी। इस क्वीन के प्रोक्लेमेशन को पढ़ने के लिए क्वीन खुद नहीं आई थी, यहाँ पर लॉर्ड कैनिंग ने उसको केवल पढ़ दिया था। तो ब्रिटेन की क्वीन इंडिया कभी नहीं आई ना कभी, तो क्योंकि वो तो बहुत पावरफुल थी, तो इंडिया उनके लिए एक कॉलोनी था सिर्फ। तो ये जो क्वीन प्रोक्लेमेशन है, ये नवंबर 1 1858 को जो लॉर्ड कैनिंग ने पढ़ा है, इस क्वींस प्रोक्लेमेशन ने जो इंडिया के प्रिंसली स्टेट्स हैं उनकी पोजीशन बहुत मजबूत कर दी। जो राजे महाराजे हैं उनको क्वीन ने सिक्योर किया कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स अब इनवैलिड होता है। पहली बात तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स किसी पर लागू नहीं होगा, कोई भी किंगडम एनेक्स नहीं किया जाएगा। तो जो 1857 का बात यह है कि 1857 का जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, क्या सक्सेसफुल रहा? बिल्कुल सक्सेसफुल रहा। यही तो चाहता थे ये कि हमारा कोई किंगडम एनेक्स ना किया जाए। क्वीन ने प्रोक्लेम कर दिया कि इंडिया में कोई भी किंगडम एनेक्स नहीं किया जाएगा। अब डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स खत्म कर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल से परेशान थे, ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल ही खत्म कर दिया गया। तो 1857 का रिवोल्ट अनसक्सेसफुल रहा ऐसा नहीं लगता। 1857 का रिवोल्ट जितनी उनकी डिमांड्स थी वो सक्सेसफुल रहा। यही तो उनकी डिमांड्स थी, बेसिक यही तो उनकी प्रॉब्लम थी। तो क्वीन ने ये बिल्कुल क्वीन का जो प्रोक्लेमेशन है नवंबर 1 1858 का, उसमें ये बहुत ठीक तरीके से बताया गया कि किसी भी इंडियन स्टेट को, किसी भी राजा को, किसी भी प्रिंसली स्टेट को, किसी भी नोबल को अब इस तरह से एक्सपेंशन की पॉलिसी से जो है वो अपनी ज़मीन से डिसबैंड नहीं किया जाएगा। और मुगल्स और पेशवास का एंड कर दिया गया, क्योंकि इन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था, और सबको एक जनरल माफ़ी दे दी गई एक्सेप्ट उनके जो अंग्रेज़ों को डायरेक्टली क्रिमिनल एक्ट्स में इन्वॉल्व थे, मारने में इन्वॉल्व थे। उसके अलावा सबको एक जनरल माफ़ी दे दी गई। प्रिंसली स्टेट्स की पोजीशन बहुत मजबूत हो गई, यानी जो स्टेट्स राजे महाराजे बचे हुए थे उनसे कहा गया कि आप क्वीन के फ्रेंड स्टेट की तरह राज करेंगे, क्वीन के फ्रेंड स्टेट की तरह अब भारत में राज करेंगे। तो उनको ये बात बड़ी सम्मानजनक लगी कि वो ब्रिटिश क्वीन के बराबरी से रहकर और उनके पड़ोसी राज की तरह इंडिया में रूल करेंगे। यही रीज़न है कि 1857 से लेकर 1940 तक, जब तक कि रियासतों में आंदोलन नहीं शुरू हो गया, जब तक कि इंडियन रियासतों में मूवमेंट नहीं शुरू हो गया, तब तक कोई रिवोल्ट किसी रियासत में नहीं हुआ है। और इवन 47 में भी ये रियासतें ना भारत में ना पाकिस्तान में किसी में मिलने को तैयार नहीं थी। हैदराबाद, कश्मीर और जूनागढ़ ने तो बाकायदा पूरा विरोध किया, इसका बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। छोटे मोटे
थोड़े छोटे जो रियासतें थी उनको मिला लिया गया, लेकिन ये प्रिंसली स्टेट्स के प्रति जो उनके लिए जो पॉलिसी अडॉप्ट करी गई वो बहुत फ्रेंडली पॉलिसी अडॉप्ट करी गई। तो क्वीन का जो प्रोक्लेमेशन था वो इंडियन हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है। 1857 के रिवोल्ट से जो डिमांड्स करी गई थी वो क्वीन के प्रोक्लेमेशन में पूरी तरह से उनको एक्सेप्ट कर लिया गया। और इसके बाद ब्रिटिशर्स ने जो नया मेथड अडॉप्ट किया वो था डिवाइड एंड रूल। इसके बाद उन्होंने हमेशा ये सोचा कि किस तरह से हिंदूज़ को और मुस्लिम्स को डिवाइड किया जाए। बेसिकली 1857 के रिवोल्ट में जो प्रिंस थे, जो राजे महाराजे थे, वो मुस्लिम ज़्यादा थे। बहादुर शाह जफ़र, बेगम हजरत महल, ये बड़ी बड़ी टेरिटरीज़ को बिलोंग करते थे। इनकी आर्मीज़ में नोबल्स भी जो थे मुस्लिम ज़्यादा थे। तो 1857 के रिवोल्ट को ये कहा गया कि ये मुस्लिम्स ने ज़्यादा इसमें इन्वॉल्वमेंट दिखाया है। तो ब्रिटिशर्स जो थे शुरुआत में मुस्लिम से अलूफ रहे, अलग रहे, लेकिन मुस्लिम्स ने इंग्लिश पढ़ने से बिल्कुल इनकार कर दिया जब तक कि सर सैयद अहमद खान ने अफोर्ड नहीं किए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। तो मुस्लिम्स ने इंग्लिश पढ़ने से जब बिल्कुल इनकार कर दिया और हिंदूज ने इंग्लिश पढ़ ली, उनको इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत नहीं आई, क्योंकि वो तो पहले भी नोबल्स और किंग नहीं थे, वो तो दिल्ली सल्तनत में ही अपना सारा रूल खो चुके थे। विजयनगर आखिरी हिंदू किंगडम था। तो बेसिकली हिंदूज ने इंग्लिश पढ़ ली। और इंग्लिश कौन पढ़ा रहा है? बार बार कमीशन से अपॉइंट हो रहे हैं, अंग्रेज पढ़ा रहे हैं कि पढ़िए और बाबू बनिए, हमारे यहाँ क्लर्क बनिए। तो इंग्लिश हिंदूज ने पढ़ ली। इससे सोसाइटी में एक गैप क्रिएट हुआ। हिंदूज को तुरंत जॉब मिलना शुरू हो गए। अब तुरंत जॉब मिलना शुरू हो गए तो मुस्लिम सोसाइटी में पीछे रह गए। अब जब पीछे रह गए तो डिवाइड करने का बहुत ईजी रास्ता था ये कहना मुस्लिम से कि आपकी समस्याओं की सारी जड़ हिंदूज हैं। ये ब्रिटिशर्स ने कहना शुरू किया और ये काम जो शुरू किया है वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल बेक जो बनाए गए थे, उन्होंने सैयद अहमद खान का दिमाग डाइवर्ट करने में बहुत मेजर रोल प्ले किया है। तो ये भी माइंडसेट ब्रिटिशर्स का है, मिस्टर बेक का है, कि जो सैयद अहमद खान जो पहले कहा करते थे कि हिंदू और मुसलमान भारत की दो आंखें हैं, अब उनको एक आंख और दूसरी आंख में बहुत डिस्टेंस दिखाई पड़ने लगा। वो कह रहे हैं कि जो है कुछ भी हो सकता है लेकिन हिंदू मुसलमानों के हित एक नहीं हो सकते। ऐसा सैयद अहमद खान अपने जीवन के उत्तरार्ध में कह रहे हैं और पूर्वार्ध में कह रहे हैं कि जो है हिंदू और मुसलमान दोनों भारत की दो आंखें हैं। ऐसा ही जिन्ना के साथ भी हुआ। जिन्ना दादा भाई नौरोजी के स्टूडेंट हैं और जिन्ना असहयोग आंदोलन में गांधी जी के साथ हैं और जिन्ना बाद में कह रहे हैं कि कुछ भी हो सकता है, हिंदू और मुसलमान बराबर नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि ये सारा काम डिवाइड करने का, भड़काने का ब्रिटिशर्स कर रहे हैं, क्योंकि इसी के बेस पर तो उनकी यहाँ पर पॉलिटिक्स चलेगी, इसी के बेस पर तो टिक पाएंगे। अगर नेशनल मूवमेंट पूरा का पूरा हिंदू मुस्लिम में खो जाएंगे तो ब्रिटिशर्स टिक कितने दिन पाएंगे। यही रीज़न है कि जब नेशनल मूवमेंट शुरू हुआ तो उसको भगवा चोला उगाया गया, उसको ये बताया गया कि ये तो हिंदू मूवमेंट हो रहा है, नेशनल मूवमेंट कहाँ हो रहा है। ब्रिटिशर्स ने मुस्लिम्स के दिमाग में ये बात अच्छी तरीके से भरी और इसको आप थोड़ा ऊपर लेवल पर प्रूफ भी आपको इसके मिल जाएंगे, अच्छे तरीके से भरी। बंगाल मूवमेंट हुआ, उसमें ये बात अच्छे तरीके से बताई गई कि देखो गंगा स्नान हो रहा है, रक्षाबंधन हो रहा है, इसमें क्या मुस्लिम है? कुछ भी नहीं है, ये तो हिंदू मूवमेंट हो रहा है। और ये वंदे मातरम को हिंदू कहा गया। तो कुल मिलाकर के ये ब्रिटिशर्स का वर्क था डिवाइड एंड रूल करने का, क्योंकि इसमें उन्हीं का फायदा था। बाद में कुछ भी आया, मिंटो मॉडल रिफॉर्म आया हो, मॉन्टेगू रिफॉर्म आया हो, पाकिस्तान बना हो, कुछ भी बना हो, ये सारा का सारा ब्रिटिश फेवर में था। इसीलिए उन्होंने डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी थी 1857 के पहले नहीं अडॉप्ट करी थी, 1857 के बाद बहुत सिस्टमैटिक तरीके से अडॉप्ट करी। और इसका पहला जो एग्जाम्पल है वो सैयद अहमद खान का माइंड डाइवर्जन है। सैयद अहमद खान जो बहुत बड़े लीडर थे, एजुकेशनलिस्ट थे, और उन्होंने वो अपनी लाइफ के जो लेटर हाफ में अगेंस्ट हिंदू बात करने लगे और कांग्रेस को काउंटर करने के लिए उन्होंने पैट्रियोटिक एसोसिएशन बना दी कि ये हिंदूज़ का मूवमेंट है, इसके अगेंस्ट हम राजभक्त एसोसिएशन बनाएंगे, अंग्रेज़ों के साथ रहेंगे। तो आप समझ लीजिए कि बेक ने किस तरह से दिमाग डाइवर्ट किया होगा सैयद अहमद खान का। तो इसमें बात यह है कि जो ब्रिटिश पॉलिसी डिवाइड एंड रूल की है। दूसरी बात, रेशियल एंटागोनिज्म बढ़ा, यानी जो रेशियल पॉइंट ऑफ व्यू है ना, कि भारतीय विश्वास करने लायक नहीं है। पहले उनको लगा मुस्लिम विश्वास करने लायक नहीं है 1857 के रिवोल्ट में, फिर उनको लगा भारतीय ही विश्वास करने लायक नहीं है। तो बहुत अलर्ट रहे वो। आर्मी को दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट किया गया, रेशियो प्रॉपर किया गया, 2:5 का रेशियो किया गया बंगाल में। और जो मेजर स्ट्रैटेजिक पोजीशन थी उसको कभी हिंदूज को नहीं दी गई। हमेशा आर्मी में बहुत अलर्टनेस रखी गई, क्योंकि 1857 के रिवोल्ट में इसके लिए पील कमीशन बनाया गया था। पील कमीशन के रिकमेंडेशंस पर आर्मी को रिकंस्ट्रक्ट किया गया, दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करके वो सारी पॉलिसीज़ बनाई गई, जिसके कारण दोबारा से कभी ये रिवोल्ट खड़ा ना हो। तो आर्मी में न्यूज़पेपर, जनरल्स, किसी भी तरह का सर्कुलेशन बैन कर दिया गया और इंडियन आर्मी एक क्लोज्ड आर्मी की तरह वर्क करने लगी और उन्होंने समाज सुधार का विचार अपने दिमाग से निकाल दिया। ये 1857 के रिवोल्ट का एक मेजर रीजन है। उसके बाद वो 1920 के पहले उन्होंने समाज सुधार का नाम ही नहीं लिया। उनको ये लगा कि अगर यहाँ समाज सुधार किए तो हमारा टिकना मुश्किल है।
तो ये भी एक बेसिक रीज़न है। अब 1857 का जो फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस है, उसने नेशनलिज्म को प्रमोट किया, क्योंकि जो नेशनलिज्म, जो इंडिया का जो नेशनलिज्म है वो इकोनॉमिक नेशनलिज्म है। इंडिया में इकोनॉमिक लेवल पर जिस लेवल पर क्रिटिसिज्म शुरू हुआ है, ड्रेन ऑफ वेल्थ और मेकिंग द कॉलोनी, वैसा दुनिया के इतिहास में कहीं नहीं हुआ है। अफ्रीका के राष्ट्रीय आंदोलन पकड़ लीजिए, आप साउथ ईस्ट एशिया के राष्ट्रीय आंदोलन पकड़ लीजिए, किसी भी देश के राष्ट्रीय आंदोलन में इस तरीके से इतने गहराई से इकोनॉमिक एनालिसिस नहीं हुआ है जितना इंडिया की हिस्ट्री में हुआ है। तो इंडिया का नेशनलिज्म बेसिकली इकोनॉमिक नेशनलिज्म है। इसीलिए हम ये कहते हैं, ऐसा नहीं है कि जो मॉडरेट शुरुआत में थे उनके खून में कुछ गर्मी नहीं थी, या वो केवल याचना करने पे यकीन रखते थे, अर्जी देने पे यकीन रखते थे। उनको पता था, उनको अच्छी तरह पता था कि हमारे प्रॉब्लम इकोनॉमिक है और हम इस इकोनॉमिक प्रॉब्लम को पहले डील करें, बाद में हम पॉलिटिकल केसेस के लिए लगेंगे। तो बात ये है, तो इंडियन नेशनलिज्म का रास्ता, इंडियन नेशनलिज्म के लिए इसने एक लैंडमार्क की तरह काम किया। ये जो मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, ऑल दीज बिकम नेशनल हीरोज, ये सब हीरोज बन गए और इनको बाद में आइकन की तरह यूज़ किया गया। हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच में गल्फ बढ़ने लगा। अब हिंदू मुस्लिमों में एकता नहीं है। 1857 के रिवोल्ट में, 1857 का जो फर्स्ट वार इंडिपेंडेंस था, उसमें हिंदूज और मुस्लिम एक होकर लड़े थे। 1857 के बाद वो दोबारा एक बहुत बाद में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में हो पाए, वो भी थोड़े दिन के लिए, फिर कभी एक नहीं हुए। तो ये काम ब्रिटिशर्स के फेवर में था और इन्होंने बखूबी इसको अपनी गवर्नमेंट की पॉलिसी बनाकर इसको इम्प्लीमेंट किया। तो ये बातें हो गई, ये कंसीक्वेंस हो गए फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस के। अब हम आते हैं कि इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं, क्योंकि हमारे कोर्स में ये पॉइंट भी है कि इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं, क्यों ये मूवमेंट सक्सेसफुल नहीं रहा, क्यों फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस को उतनी सक्सेस नहीं मिली। पहली बात तो ये स्कैटर्ड था, कोऑर्डिनेटेड नहीं था, इसमें कोई सेंट्रल मिलिट्री कमांड नहीं थी, कोई इनका कॉमन गोल नहीं था, सब लोग अपने अपने इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स के लिए लग रहे थे। और राइजिंग, जो अपराइजिंग हुई थी, ये अपराइजिंग फिक्स डेट पर नहीं थी, जैसा जो हमको प्रमाण मिलते हैं कि अपराइजिंग 31 मई को होनी थी, तो उसके बहुत पहले ही मंगल पांडे ने ये सब शुरू कर दिया और मेरठ में शुरू हो गया और सैनिक चले गए। तो ये सब प्लान्ड नहीं था, इस कारण ब्रिटिशर्स इसको आसानी से सप्रेस कर पाए। अब ये जो आखिरी पॉइंट है हमारे सिलेबस में, वो ये है कि इस वॉर का नेचर क्या था। तो देखिए, ब्रिटिशर्स ने तो इसको इम्प्लीमेंट किया है कि ये तो हिंदूज़ और मुस्लिम्स का रिवोल्ट है, और साथ में ये भी कहा है कि ये तो बारबेरियंस का, जो सिविलाइज लोगों का अगेंस्ट रिवोल्ट है। लेकिन ये तो एक्सेप्टेबल बातें है नहीं, ना तो हम लोग बारबेरियंस हैं और ना उनको हम अपने ज़्यादा सिविलाइज्ड मानेंगे। तो ये एस.एन. सेन ने कहा है कि ये फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस है। विनायक दामोदर सावरकर ने अपनी बुक में लिखा है इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है। तो हम इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ही मानेंगे और फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ही था ये। तो जिस तरह के इंटरप्रिटेशन है, इसके नेचर को लेकर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो नेचर में पहली बात तो ये है कि ये रिवोल्ट जो है इसमें मास पार्टिसिपेशन है, इसलिए आप इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कह सकते हैं। ये बात ठीक है कि उसका ड्रॉबैक है कि उस समय इंडिया जैसा नहीं है, बहुत सारे स्टेट्स में डिवाइडेड है, लेकिन फिर भी पब्लिक का जो पार्टिसिपेशन है उसको देखते हुए इसको हम एस.एन. सेन और जो विनायक दामोदर सावरकर है उसके पॉइंट ऑफ व्यू को हम एक्सेप्ट करेंगे। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे व्यू दिए। आर.सी. मजूमदार ने कहा है कि ये वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नहीं है, बहुत लोगों ने बहुत कुछ कहा है, लेकिन हमें जो समझना है वो बात ये है कि एस.एन. सेन जो कह रहे हैं और वी.डी. सावरकर जो कह रहे हैं वो हमको बात समझनी है कि ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है। तो इस तरह से ये इसकी थ्योरी खत्म हो गई। नेक्स्ट ऑडियो में हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे कि हमसे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हमें उन आंसर्स में क्या लिखना है।